नमस्कार, मैं विजयपाल। जीके सीरीज़ हिस्ट्री पार्ट 8 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पोस्ट मौर्यन पीरियड यानी कि उत्तर मौर्य काल के दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम उत्तर भारत के राज्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। इस भाग को संगम युग के नाम से भी हम जानते हैं। तो पहला ही सवाल इसी का है कि संगम साहित्य का अर्थ क्या है। संगम शब्द का अर्थ होता है परिषद या गोष्ठी। प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित 3 संगमों का जो संकलित साहित्य है उसको हम संगम साहित्य के नाम से कहते हैं। इसको संगम साहित्य क्यों किया गया है? क्योंकि इसमें संगम है, एक प्रकार से विद्वान लोग हैं इकट्ठे बैठते थे, अपनी अपनी रचना है उनको प्रस्तुत करते थे, उन पे डिस्कशन होने के बाद उन सभी रचनाओं का संकलन किया गया है, इसलिए इसको संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। और दक्षिण भारत के जो राज्य है उसके जानकारी का सोर्स ये संगम साहित्य ही है। दूसरा सवाल, संगम साहित्य की प्रमुख रचना और उनके रचनाकारों के नाम बताओ। तो 4 प्रमुख रचनाएं हैं। पहला है तिरुवल्लुवर कृत कुराल। नाम चूँकि हम नॉर्थ इंडिया में हैं इसलिए हमने इनको सुना नहीं है, इसलिए थोड़े से कि ये अटपटे लग रहे हैं, लेकिन 1-2 बार हम सुन लेंगे तो फिर इनको सुना हुआ लगेगा। जैसे तिरुवल्लुवर ये राइटर का नाम है और इनकी पुस्तक का नाम है कुराल। ऐसे ही राइटर है इलांगो और उनकी रचना का नाम है शिल्पादिकरम। ये तमिल साहित्य का राष्ट्रीय महाकाव्य है और इसमें तमिल जो संस्कृति है, समाज है, उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। तीसरी रचना है, उसके रचनाकार है शीतलई सतनार और इनके रचना का नाम है मणिमेखलई। दोनों जो रचनाएं हैं शिल्पादिकरम और मणिमेखलई एक दूसरे से लिंक्ड है, क्योंकि जो शिल्पादिकरम है इसमें कोवलन एक व्यापारी है और उसकी पत्नी और एक नर्तकी है, उसकी प्रेम कथा है। और जो दूसरी जो बुक है मणिमेखलई, ये कोवलन और जो प्रेयसी है उसकी पुत्री मणिमेखलई है, उसके नाम से ये रचना, यानी कि दोनों आपस में एक प्रकार से कनेक्टेड है। चौथी जो प्रमुख रचना है उसके रचनाकार का नाम है तिरुतक देवर और रचना का नाम है जीवक चिंतामणि। ये सबसे बाद का जो साहित्य है या रचना है। तो ये 4 प्रमुख रचनाएं हैं संगम साहित्य की। पहले है कुराल, दूसरी है शिल्पादिकरम, तीसरी है मणिमेखलई और चौथी है जीवक चिंतामणि। अगला सवाल है संगम युग के तमिल क्षेत्र के शासकों और उनके राज्यों के नाम बताइए। तो हम ऊपर जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि इस समय के 3 राज्य हैं, चोल, चेर और पांड्य। चोल हैं वो आधुनिक आंध्र प्रदेश और तमिल के ऊपरी क्षेत्र में उनका रूल था। चेर है वो केरल क्षेत्र में है और पांड्य हैं वो तमिलनाडु के दक्षिण भाग पर शासन करते थे। तो 3 ये राज्य हैं, चोल, चेर, पांड्य। और क्षेत्र की बात है तो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इस पूरे क्षेत्र को तमिलकम क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 प्रमुख राज्य और उनके क्षेत्रों के नाम हैं। अगला सवाल है चोलों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था। एक के बाद एक हम 3 क्वेश्चन इसी तरह के बनाए हैं। तीनों वंशों के प्रमुख शासक के नाम पूछे गए हैं, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन है या उसकी कोई खास अचीवमेंट है तो उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे चौथा सवाल है कि सर्वाधिक शक्तिशाली शासक चोलों का कौन है, तो इसका उत्तर है करिकल या कारिकल, प्रोनाउंसिएशन जैसे भी है, करिकाल बोल देते हैं या कारिकल बोल देते हैं। ये चोलों का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा है। ब्राह्मण मतानुयायी है, मतलब ब्राह्मण धर्म को ये मानने वाला है। और पुहार पत्तन होता है बंदरगाह, तो पुहार एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है दक्षिण भारत की, उसका निर्माण करिकल के समय ही करवाया गया था। करिकल ने इसके अलावा एक और काम किया है कि कावेरी नदी पर बांध बनवा करके नहरों का निर्माण करवाया है। एक और उपलब्धि है कि संगीत के जो 7 स्वर हैं उनका विशेषज्ञ बताया गया है। किसको? कारिकल को। तो कोई कारिकल से संबंधित कई प्रश्न बन गए हमारे कि चोलों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन है, किस धर्म को मानने वाला है,
उसने कौन कौन से काम किए हैं। तो काम में 3 बातें हैं, पुहार जो पतन है उसका निर्माण करना, कावेरी नदी पे बांध बनवा करके नहरें बनवाना, और संगीत का विशेषज्ञ होना। हमारा जो मकसद ये है कि जितनी भी ये जीके की सीरीज़ है हिस्ट्री की, इसमें एक तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं वो भी बताना है, साथ में बच्चों को ये समझाना कि हम इनको समझे कैसे, क्योंकि अगर रटने की कोशिश करेंगे तो फिर इतने टिपिकल वर्ड हैं भूल जाएंगे। तो हमने सबसे पहले बात क्या किया कि संगम साहित्य के बारे में बात की थी कि जो इस पूरे काल की जानकारी का आधार है उसके बारे में। फिर प्रमुख संगीत जो रचनाएं हैं संगम साहित्य उसकी बात की है। फिर हम इन राज्यों की बात कर रहे हैं, तो एक के बाद सीक्वेंस बनी हुई है, उसी हिसाब से हम इनको समझना है। अगला प्रश्न है, चेर राजवंश के प्रमुख शासक का नाम बताओ। जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि सभी के बारे में प्रमुख की बात करनी है। तो सेन गुट्टुवन 180 ईस्वी सन के आसपास इसका शासन होता है। तो सेन गुट्टुवन चेर राजवंश का सबसे प्रमुख शासक था। उसने अधिराज की उपाधि, अधिराज का मतलब बड़ा राजा है, उसकी उपाधि धारण की थी, और पत्तिनी नामक सांप्रदायिक धार्मिक संप्रदाय चलाया था। तो ये क्वेश्चन अगर कई बार पूछ लिया जाता है कि पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया है, तो इसका आंसर होगा सेन गुट्टुवन। अगला सवाल, पांड्य राजवंश का प्रमुख शासक कौन था। तो इनका नेडुंजेलियन है, जिसने 210 ईस्वी के आसपास शासन किया है, और इसकी राजधानी मदुरा थी। जैसे हम ऊपर बात कर चुके हैं कि पांड्य राजाओं के संरक्षण में ही संगम साहित्य का संकलन किया गया है या संगम साहित्य बना है, और उसके जो ये संगम हुआ है, संगम का आयोजन हुआ है, वो मदुरा में ही किया गया था। तो तीनों राजवंशों के बारे में बात कर चुके हैं। करिकल चोलों का है, सेन गुट्टुवन चेरों का है, और नेडुंजेलियन ये पांड्य राजवंश का है प्रमुख शासक। अगला प्रश्न, संगम काल में मंत्रियों को किस नाम से जाना जाता था। तो संगम काल में मंत्रियों को अमाईचान या अमाईचार के नाम से जाना जाता था, और जो मंत्रियों की राज्यसभा होती थी उसको नलवई के नाम से जानते थे। ये सारे के सारे तमिल शब्द हैं। नॉर्थ इंडिया में ये थोड़े से अटपटे लग सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ के जो नाम हैं वो अलग प्रकार से हैं और साउथ के नाम अलग प्रकार से हैं। तो 2-3 बार हम इसको पढ़ेंगे सुनेंगे तो ये नाम हमारे जाने पहचाने से हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन हैं वो एमसीक्यूज बेस आते हैं, यानी कि क्वेश्चन के आधार पर 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन में से हमें राइट को टिक करना है। अगर हमने नाम सुना हुआ है तो दिमाग में बिल्कुल स्ट्राइक हो जाएगा कि भाई ये इसका सही आंसर होगा, इसलिए इन वर्ड को बार बार थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। अगला है, संगम काल में समय को जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था, या संगम काल में समय को कैसे जाना जाता था। तो इसका उत्तर है जल घड़ी। इसी तरह रेत घड़ी भी होती है और उससे हमें समय का पता चलता है। आजकल तो अलग अलग प्रकार की मॉडर्न घड़ियां हो गई हैं जिसमें बहुत से फीचर्स होते हैं। जहाँ तक संगम काल की बात है तो जल घड़ी के द्वारा इसको समय का पता लगाया जाता था। अगला है, संगम युगीन समाज के प्रमुख वर्ग कौन से हैं, या समाज के वर्ग कौन कौन से हैं। तो जैसे उत्तर भारत में है ऐसे ही दक्षिण भारत में भी अलग अलग समाज के समूह हैं। पहला है ब्राह्मणों का, सबसे ज़्यादा सम्मानित जो समाज का वर्ग है वो ब्राह्मण है। दूसरे पे किसान हैं जिसको वेल्लार के नाम से जानते हैं। व्यापारी है उनको वेनिगर के नाम से उनको बोला जाता है। और जो भूमिहीन श्रमिक है उनको अणिमई, दास अणिमई के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो ये काम के आधार पे है, ब्राह्मण, वेल्लार, वेनिगर और अणिमई, ये समाज के प्रमुख वर्ग हैं। अगला, संगम काल की प्रमुख खाद्य फसल, खाद्य मतलब खाने वाली जो फसल है वो कौन सी है। तो चावल इसका सही जवाब है। इसे दूध में मिला करके सांभर भी तैयार किया जाता था, और जो इडली और सांभर जिसका नाम बारे में सुनते हैं, साउथ की जो पसंदीदा डिश है वो इसी से ही, चावल से ही बनती है। संगम काल में किस पक्षी को शुभ माना जाता है। तो संगम काल में कौवे को शुभ माना गया है। क्यों? क्योंकि ये अतिथियों के आगमन की सूचना देता था, प्लस नाविकों को सही दिशा का ज्ञान करवाता था। और तो जहाज जब लेकर चलते थे तो अपने साथ ये कौवों को भी लेकर जाते थे ताकि दिशा की सही जानकारी उनको
मिल सके। आजकल तो कंपास से हम पता लगा लेते हैं, लेकिन उस समय ये कौवों से पता लगाते थे। अगला सवाल है, निम्न वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो गरीब वर्ग की महिलाएं हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, या कड़ई सिवर नाम से किनको जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है, निम्न वर्ग की, गरीब वर्ग की जो महिलाएं हैं वही बेसिकली खेती का काम करती थी। उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग की महिलाओं को काम नहीं करना पड़ता था खेती का काम, और खेती का काम मुख्य तौर पर निम्न वर्ग की महिलाएं ही करती थी। उन्हीं को ही कड़ई सिवर के नाम से जाना जाता है। पांड्य राज्य, अगला क्वेश्चन है, पांड्य राज्य के प्रमुख बंदरगाहों के नाम क्या हैं? तो पांड्य राज्य में कोरकई और शालियूर दो प्रमुख बंदरगाह हैं। जो कोरकई है वो मोती खोजने का बंदरगाह है, यहाँ से मोतियों को खोजा जाता, ढूंढा जाता था। अगला है चोल वंश या कोरोमंडल तट है, उसका प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह के बारे में सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि दक्षिण के जो राज्य है या फिर पूरा का पूरा उत्तर मौर्य काल है, ये व्यापारिक गतिविधियों में काफ़ी सक्रिय है और राज्य की आय का बहुत बड़ा जो साधन है वो व्यापार से है। इसलिए व्यापारियों या बंदरगाहों से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चोल वंश का प्रमुख जो बंदरगाह है वो अरिकमेडु है। यहाँ से रोम के साथ व्यापार के हमारे पास काफ़ी एविडेंसेस मिलती हैं। 1945 में यहाँ खुदाई की गई थी, तो यहाँ से विशाल एक रोमन बस्ती मिली है, और यहाँ से मनकों का कारखाना भी मिला है, मन के बनाने का कारखाना मिला है। एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, उस पुस्तक में अरिकमेडु को पेडोक के नाम से पुकारा गया है या कहा गया है। तो ये सवाल कई बार आ जाता है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि अरिकमेडु है वो किस लिए प्रसिद्ध है, या चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, या कौन सी जगह है जहाँ से रोमन बस्ती मिली है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा करके ना कई बार पेपर में पूछा जाता है। अगला है, संगम युग का प्रमुख देवता कौन था या कौन सा है? तो सही उत्तर है मुरुगन, और बाद में मुरुगन को सुब्रमण्यम के तौर पे जाना जाने लगा। और मुरुगन जो है इनका देवता है, उसका प्रतीक मुर्गा है और उसका अस्त्र बर्छा है। तो ये कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। हालांकि क्वेश्चन और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया गया है जिनको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और बच्चों को थोड़ा समझ में आ जाता है। अदरवाइज़ क्वेश्चंस अगर हम डेप्थ में जानने की बात करेंगे तो एक ही टॉपिक पे हज़ारों क्वेश्चन बन जाएंगे। हमने चैप्टराइजेशन कर रखा है पार्ट 2 और पार्ट 3 में। अब उन दोनों को आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो लगभग 25 के आसपास हमारे चैप्टर्स बन रहे हैं, और हर चैप्टर में हम लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर 25 चैप्टर मान लें और 30 क्वेश्चन मान लें तो 750 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। राउंड फिगर मान लें तो 1000 क्वेश्चन होते हैं। तो 1000 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, और उन्हीं के बारे में वो सारे के सारे क्वेश्चन जो पूरे इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए ज़रूरी हैं, साथ ही साथ एग्जाम में जो आते हैं उसके लिए भी इस तरह के फ्रेमिंग की गई है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ध्यान से सुने, एक बार समझ नहीं आते तो दूसरी बार सुने और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। हमने चैप्टराइजेशन किया, उसमें आप देखेंगे कि एंशिएंट पीरियड से हम एक के बाद एक आगे बढ़ते मूव करते जाते हैं, फिर मेडिवल पीरियड आ जाता है, फिर मॉडर्न पीरियड आता है। ताकि मेरा मकसद क्या है कि हिस्ट्री है बच्चों को समझ में आए, बच्चे डरे ना, उससे रट्टा ना लगाएं, साथ में ही एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करें। ये स्कूल के बच्चों के लिए भी है और साथ ही कॉलेज के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरा ये वीडियोज़ आपको पसंद है तो इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।